सोहनपुर गांव में शादी का समारोह चल रहा था। शादी में गांव का मुखिया सोहनलाल भी आया था। मुखिया हाथ में ड्रिंक का गिलास लेकर अपने कुछ दोस्तों से बातें कर रहा था। तभी स्टेज पर कुछ लड़कियां नाच गाने का कार्यक्रम करती हैं, जिसमें खूबसूरत लड़की जिसने पीला लहंगा पहना हुआ था और लंबे बाल उसके कमर तक आ रहे थे, वो खूब अच्छा डांस कर रही थी। दूर बैठा मुखिया उस लड़की को ही घूरे जा रहा था। मुखिया अपने एक नौकर से कहता है, अबे ओ गोपाल। जी मालिक। जरा पता लगाना तो ये पीला सरसों का फूल किस खेत की फसल है। जी मालिक, अभी पता लगाता हूँ। वैसे मालिक, आप कहे तो सीधे उठवा लो क्या? पता लगाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। बकवास बंद कर। तुझसे जितना कहा है बस उतना कर, अपना खाली दिमाग मत चला। तभी शादी के मंडप से उस लड़की के जोर जोर से बोलने की आवाज आती है, अरे बेशरम बुढ़े, शर्म आनी चाहिए तुझे। अपनी बेटी से भी कम उम्र की लड़की से जबरदस्ती शादी करते हुए। गरीब की बेटी है ये सोचकर तो कुछ भी कर सकता है। अभी पुलिस बुलवाकर 4 डंडे न पड़वाए तो मेरा नाम भी फुलवा नहीं। मुखिया नाम सुनकर मन ही मन बोलता है, फुलवा? हाय, कितनी सुंदर नाम है हमारी रानी का। इतना सुंदर इसका गोरा बदन है, उतना ही सुंदर नाम है। कैसे बिजली बन के सब पर गिर रही है। तभी मुखिया का नौकर गोपाल मुखिया से कहता है, मालिक, आप अभी भी इस तीखी मिर्ची के ख्यालों में खोए हुए हैं। लेकिन ये तो अपनी सहेली की शादी भी एक बुढ़े से नहीं होने दे रही है, तो ये खुद आप जैसे बुढ़े से कैसे पटेगी? शादी तो बहुत दूर की बात है। ये फुलवा तो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगी। मुखिया गुस्से से अपनी आंखें लाल करते हुए गोपाल को देखता है। बात कड़वी ही सही लेकिन थी तो सच्ची, इसलिए मुखिया को बुरी लग गई और वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से अपने घर आ जाता है। मुखिया की हवस भरी आंखों में अब दिन रात फुलवा का ही चेहरा नजर आता था। मुखिया फुलवा को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन मुखिया टीवी देख रहा था। क्या आप भी अपनी उम्र से कम दिखना चाहते हैं? क्या आप भी 60 की एज में जवान, हैंडसम, खूबसूरत दिखना चाहते हैं? तो आज घर बैठे ऑर्डर कीजिए हमारा ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अरे वाह, इसे कहते हैं बगल में चोरा और शहर में ढिंढोरा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता फुलवा को अपनी दुल्हन बनाने से। मुखिया तुरंत ऑर्डर करके ब्यूटी प्रोडक्ट्स को मंगवा लेता है और उन्हें रोज अपने चेहरे पर लगाकर अपनी उम्र से छोटा दिखने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद बालों को डाई करके अच्छे कपड़े पहनकर फुलवा के घर उसका हाथ मांगने चला जाता है। हे भगवान, ये आजकल के बुढ़ों को हो क्या गया है? हर बुढ़ा अपने से कम उम्र की लड़की से शादी करने को मरा जा रहा है। पर आप तो गांव की मुखिया है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मुखिया उठकर फुलवा का हाथ पकड़ लेता है। फुलवा को अपनी बाहों में खींचते हुए कहता है, दिमाग तो एकदम ठीक है लौंडिया, लेकिन नीयत खराब हो गई है। अब चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दे, तो और भी रास्ता है तुझे अपना बनाने का। फुलवा मुखिया को जोर का धक्का देकर नीचे गिरा देती है और गुस्से से लाल पीली होते हुए बोलती है, अच्छा, हाथ तो लगा कर दिखा मुखिया। तेरी बारात पुलिस थाने ना भिजवा दी तो मैं भी अपनी बाप की बेटी नहीं। पुलिस का नाम सुनकर मुखिया थोड़ा घबरा जाता है। गांव में अपनी इज्जत और मान सम्मान के खो जाने के डर से वो फुलवा के घर से चुपचाप लौट आता है। लेकिन फुलवा को पाने की चाहत अभी तक उसके दिमाग से निकली नहीं थी। मुखिया का एक वफादार नौकर था हरिया। हरिया दिखने में काफी खूबसूरत और नौजवान था। मुखिया हरिया को अपने घर बुलाकर उससे कहता है, हरिया तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। मेरा ही नमक खाकर तू इतना बड़ा हुआ है, इसलिए मुझे तेरी शादी की चिंता होती है बेटा। मैंने पास के गांव में तेरे लिए रिश्ते की बात की है। लड़की बहुत सुंदर है, तू अपनी एक अच्छी फोटो मुझे दे दे, मैं पंडित के हाथों भिजवा दूंगा। अगर लड़की वालों को भी तू पसंद आ गया तो धूमधाम से तेरी शादी करवाऊंगा मैं।
हरिया बहुत वफादार नौकर था। वो अपने मालिक की हर बात चुपचाप मान लेता था। उसने अपनी फोटो पंडित के हाथों फुलवा के घर भिजवा दी। फुलवा की माँ अच्छा रिश्ता समझकर फुलवा को शादी के लिए मनाने लगती है। देख बेटी, हम गरीब लोग हैं। मुखिया जैसे ना जाने कितने लोग तुझ पर नजर गड़ाए बैठे हैं और मुझे तो ये रिश्ता अच्छा लग रहा है। तू हाँ कर दी इस रिश्ते के लिए। अपनी गरीबी को देखते हुए और लोगों की गंदी नजर से पीछा छुड़ाने के लिए फुलवा रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। किसी को शक न हो इसलिए मुखिया सोहनलाल हरिया की शादी से दूर ही रहता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मंदिर में दोनों की शादी हो जाती है। फुलवा पति के रूप में हरिया को पाकर बहुत खुश थी। हरिया का छोटा सा घर जैसे हरिया ने फूलों से सजाया हुआ था, हरिया दुल्हन बनी फुलवा को अपने घर के अंदर लेकर आता है। यही है तुम्हारे पति का छोटा सा घर। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करना। मैं जल्दी ही मेहनत मजदूरी करके इससे अच्छा और बड़ा घर ले लूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं राजा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें रानी बनाकर जरूर रखूंगा। मेरे भोले पति देव जी, ना तो मैं रानी बनने का सपना देखती हूँ और ना ही बड़े घर में रहने का ख्वाब। मैं तो बस तुम्हारे सुख दुख की साथी बनना चाहती हूँ और जहाँ तुम रहोगे वो ही मेरे लिए राजमहल से कम नहीं होगा। हरिया फुलवा की बात सुनकर उसे प्यार से गले लगा लेता है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। भला इतनी रात को कौन आया होगा? तुम आराम करो, मैं देख। हरिया जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने मुखिया और उसके कुछ गुंडों को देखकर हरिया घबरा जाता है। मालिक, आप यहाँ, वो भी इतनी रात को? कोई जरूरी काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी पैसे के पास नहीं चलकर आता। क्या मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है हरिया। तेरा यहाँ का काम खत्म हो गया है। अब तू जा यहाँ से। और आज हवेली पर दारू का अच्छा इंतजाम किया हुआ है मैंने, खूब मजे करना। हरिया को कुछ समझ नहीं आता। वो मुखिया के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, मालिक, आज मेरी शादी हुई है। मैं अपनी पत्नी को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। वो तेरी पत्नी बाद में बनी है, पहले मेरी पसंद बनी थी, इसलिए मैंने तेरी शादी उससे करवाई थी। तेरी शादी हो गई, अब तू निकल और सुहाग रात मुझे मनाने दे। मुखिया की बात सुनकर हरिया को गुस्सा आ जाता है। वो आगे बढ़कर मुखिया का कॉलर पकड़ लेता है। जुबान संभाल कर बात कर मालिक। फुलवा मेरी पत्नी है और उसकी इज्जत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आज ऐसा ना हो कि एक नौकर के हाथों मालिक का खून हो जाए, इसलिए चले जाइए यहाँ से चुपचाप। तभी मुखिया के गुंडे हरिया को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और डंडे से हरिया की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। हरिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर फुलवा भागकर बाहर आ जाती है। हरिया को पिटता हुआ देखकर फुलवा मुखिया के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मेरे पति को छोड़ दीजिए मुखिया जी, आपकी दुश्मनी मुझसे है। मेरी पति को छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। नहीं फुलवा, ऐसा मत कर। मेरी जान जाती है तो जाने दे, लेकिन तू अपनी मेरी इज्जत को ऐसे नीलाम मत कर। मुखिया जैसे ही फुलवा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, हरिया अपनी पूरी हिम्मत लगाकर खड़ा हो जाता है और मुखिया का गला दबाने लगता है। तभी मुखिया अपनी जेब से धारदार चाकू निकालकर हरिया के पेट में घुसा देता है। फुलवा की आंखों के सामने ही हरिया की मौत हो जाती है। ये सब देखकर फुलवा चंडी का रूप धारण कर लेती है और गुस्से से आग बबूला होकर अपने पति के पेट में घुसा चाकू निकालकर मुखिया के दोनों हाथ काट देती है। मुखिया दर्द के मारे चिल्लाता हुआ नीचे गिर जाता है। फुलवा मुखिया की छाती पर बैठकर उसके गर्दन पर एक तेज वार करती है और मुखिया का सर धड़ से अलग कर देती है। मुखिया के खून से फुलवा का पूरा शरीर लाल हो गया था। फुलवा उठकर अपने पति हरिया के पास जाकर रोते हुए बोलती है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी कुछ देर पहले ही तो तुम्हारे साथ जीने का सपना देख रही थी मैं, और अभी ये सब क्या हो गया। बदमाश मुखिया की हवस भरी नजर ने फुलवा और हरिया की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मुखिया को उसके पाप की सजा आखिर मिल ही गई, लेकिन इसमें बेचारी फुलवा को
बहुत कुछ खोना पड़ गया। यूपी के मिश्रा परिवार में आज एक बंगाली बहू की पहली रसोई का रस्म हो रहा था। लाल साड़ी और लंबे बाल, उसमें सफेद फूलों का गजरा और माथे पर गोल बड़ी सी बिंदी वाली लाबोनी बड़े प्यार से अपने ससुराल वालों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर खाने के टेबल में सजा रही थी। खाने में इतना सारा आइटम देखकर सास बोली, अरे वाह बहू, तूने तो अपनी पहली रसोई में ही 56 भोग बना डाला है। क्या क्या बनाया है ये तो बता। लाबोनी शर्माते हुए अपने बंगाली भाषा में सभी पकवानों के नाम बताने लगी। এটা হলো দই বড়া, এটা হলো রসগোল্লা, এটা হলো চমচম, এটা হলো সন্দেশ, রসমাধুরী, কালাকাঁদ, কাঠি রোল, আর এটা হলো বেগুন ভাজা, লুচি আর आलू दम भी बनाया है। अभी लेकर आती हूँ रसोई से। बाप रे, इतने सारे आइटम, नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। खाकर तो मजा ही आ जाएगा। जेठानी तो ये सब देख जल भुनकर राख हो गई और कुदकुदाती हुई बोली, लगता है घर का सारा राशन आज ही बना डाला है देवरानी ने। ऐसे तो हम रोड पर आ जाएंगे माँ जी। सास ने अनसुना कर दिया। उन्हें तो जैसे मुंह मांगा वरदान मिल गया था। इतनी गुणवान अन्नपूर्णा जैसी बहू पाकर वो फूले नहीं समा रही थी। अब जल्दी से भोजन करके बताइए कैसा बना है सब कुछ। नाम तो किसी का समझ नहीं आया मुझे, पर देखने में सब टेस्टी लग रहा है। सारांश और उसकी माँ खाना शुरू करते हैं, लेकिन एक कोर खाते ही मुंह बनाकर बोलते हैं, अरे ये क्या है? सब कुछ मीठा मीठा है यार, कुछ भी नमकीन नहीं बनाया है क्या? बनाया है ना, ये दही बड़ा और बेगुन भाजा। अरे बहू, तूने नमकीन खाने में भी चीनी डाल रखा है क्या? सब खाने से चीनी का स्वाद आ रहा है। अरे तुझे खाना बनाना आता भी है या तू भी अपनी जिठानी की तरह सामान का नुकसान करना ही जानती है? जेठानी को लाबोनी का तमाशा बनते देख बड़ा सुकून मिलता है। बेचारी लाबोनी कहती है, सासू माँ, मुझे तो यही सब बनाना आता है और मेरे गांव में तो सब लोग मेरे बनाए खाने की खूब तारीफ करते थे। मैंने अब सबको खुश करने के लिए कितना मेहनत किया, लेकिन सब खराब हो गया। बंगाल में तो यही खाना खाते हैं सब लोग। अरे ये तेरा बंगाल नहीं है, यूपी है, यूपी। और हम लोग तेरी तरह इतना मीठा खाना नहीं खाते। मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक बहू मिली जो रसोई का काम जानती ही नहीं, और दूसरी मिली जो रसोई में बस चीनी का चाशनी बनाना ही जानती है। हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी फूटी किस्मत की। लाबोनी ये सब सुनकर रोने लगती है। उसका पति उसे शांत करवाता है और कमरे में ले जाता है। खैर, आइए जानते हैं आखिर एक बंगाली लड़की कैसे यूपी के मिश्रा परिवार की बहू बनी। एक सुबह रसोई से खाना जलने की बदबू सूंघकर विमला जैसे ही रसोई घर में आई, रसोई की बिगड़ी हुई हालत देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो चिल्लाती हुई अपनी बहू को आवाज लगाती है। आवाज सुनकर बड़ी बहू नताशा दौड़ी दौड़ी रसोई घर में आती है। क्या हुआ माँ जी? ऐसे चिल्ला क्यों रही है सुबह सुबह, जैसे कोई भूत देख लिया हो? तू किसी भूत से कम है क्या? अरे तुझे ना तो स्वादिष्ट खाना बनाना आता है और ना ही रसोई को साफ सुथरा रखना आता है। ये क्या हाल बनाकर रखा है रसोई घर का? आज फिर से तूने खाना जला दिया है। मैं अकेले क्या क्या करूँ सासू जी? झाड़ू, पोंछा, बर्तन और साफ सफाई से लेकर बाजार से सब्जी लेना तक सारा काम मुझ बेचारी को अकेले ही करना पड़ता है। कितनी बार कहा है आपसे, देवर जी की शादी करवा दो, देवरानी आएगी तो स्वादिष्ट 56 भोग खिलाएगी आपको। पहली बार तूने जिंदगी में कोई सही बात बोला है। आने दे इस बार सारांश को, इस बार उसका बैंड में बजवा कर दम लूंगा। सास और बहू बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डोरबेल की आवाज आती है।
नताशा जाकर दरवाजा खोलती है। सामने अपने देवर सारांश को एक दुल्हन के साथ देखकर हैरान रह जाती है। तभी पीछे से विमला आकर कहती है, बेटा सारांश, ये तेरे साथ लड़की कौन है? लगता है देवर जी गुल खिलाकर आए हैं, गुलदस्ता साथ में लाए हैं। तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। बोल बेटा, ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ, ये लाबोनी है, मेरी पत्नी। मैं कोलकाता के जिस गांव में न्यूज़ कवरिंग के लिए गया था, वहाँ लाबोनी की सौतेली माँ इसकी शादी एक बहुत बुढ़े आदमी से कर रही थी। तो मैंने शादी रोकने के लिए कोशिश की और दूल्हे को मार के भगा दिया। तो इसकी सौतेली माँ और गांव वालों ने जबरदस्ती लाबोनी की शादी मुझसे कर दी। अब लाबोनी ही इस घर की छोटी बहू है। लाबोनी एक चुलबुली, हंसमुख और भोली भाली लड़की थी। विमला को लाबोनी की खूबसूरती भा गई और उसने आरती की थाली लेकर दोनों का स्वागत किया। नताशा अपनी सुंदर देवरानी को देख जल भुन गई। विमला ने पूरे मोहल्ले के सामने लाबोनी और सारांश की फिर से शादी करवाई। लाबोनी ने बड़ी समझदारी से सभी रस्मों रिवाजों को निभाया। लाबोनी, हमारी शादी किन हालातों में हुई है ये तो तुम भी जानती हो, इसीलिए माँ को शिकायत का कोई मौका मत देना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी का दिल दुखे, समझी ना? लाबोनी अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों को और बड़ा करके अपनी बंगाली भाषा में बोलती है, तुम की बोका, क्या बोका मतलब? मतलब पागल हो क्या आप? भला मैं आपके परिवार का दिल क्यों दुखाऊंगी? अब ये मेरा भी परिवार है और अपने परिवार का दिल जीतना इस लाबोनी सारांश मिश्रा को अच्छे से आता है। सारांश लाबोनी की प्यारी बातों से बड़ा खुश हो जाता है। दूसरे दिन से ही लाबोनी घर के कामों की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है और लग जाती है सबका दिल जीतने में। लेकिन जब बात खाने की आती है तब लाबोनी मीठा खाना बनाकर सबका मूड ऑफ कर देती है। बेचारी लाबोनी करती भी क्या, उसने बचपन से ऐसा ही खाना बनाया था। जहां उसके गांव में उसके बनाए खाने की हर कोई तारीफ करता था और खाते खाते उंगलियां चाट जाता था। इसके विपरीत यहाँ एकदम उल्टा नज़ारा हो गया था। उसके बनाए खाने की ना तो कोई तारीफ होती और ना ही कोई भरपेट खाना खाता। ये सब देख जेठानी को बड़ा मजा आता। ऐसे ही दिन हफ्ते और हफ्ते महीने में बदलने लगे। एक दिन, माँ, लाबोनी से कहना आज मेरे लिए खाना ना ही भिजवाए। मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। मीठा खाना खा कर बोर हो गया हूँ मैं भी आज चिंटू और उनके पापा के साथ बाहर खाना खाने की प्लान बनाया है। कम से कम एक दिन तो मेरा परिवार देवरानी की मीठा खाने से बच जाएगा। मैं भी कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी जूही के घर हो आती हूँ। इसी बहाने कुछ दिन चटपटा और तीखा खाना खाने को मिलेगा। लाबोनी को ये सब देख बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी करती भी क्या। अब आए दिन घर वाले कोई न कोई बहाना बनाकर बाहर का खाना ही खाने लगे। एक दिन सारांश के पेट में तेज दर्द उठा और जेठानी के बेटे की तबीयत भी खराब हो गई। तब तक सास भी बेटी के घर से लौट आई। बाहर का जंक फूड खाने से इन दोनों की तबीयत ऐसी हुई है। अच्छे सेहत के लिए इंसान को घर में बना खाना ही खाना चाहिए। सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और सब लोग फिर से लाबोनी के बनाए भोजन को खाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही सब लोग खाने के टेबल पर आए और खाना टेस्ट किया, अरे वाह, ये तो एकदम नमकीन खाना है। आलू दम, दाल वाली पूरी और नमकीन उपमा भी। लाबोनी, तुमने तो कमाल कर दिया। आज बंगाली होकर यूपी का खाना बनाया। हाँ पतिदेव जी, हमने YouTube देखकर सब सीख लिया। मैं समझ गई थी आप लोगों को मेरा बंगाली भोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए अब मैं अपनी बंगाली मीठा खाना कभी नहीं बनाऊंगी। लाबोनी की बात सुन सबका दिल पिघल जाता है। उन्होंने लाबोनी का दिल कितना दुखाया ये आज उन्हें महसूस हुआ था। छोटी बहू, मुझे तेरे हाथ का वो मीठा रसगुल्ला खाना कितना स्वादिष्ट बनाया था तूने। आज से हर संडे इस घर में
मेरी छोटी बहू के हाथ का बंगाली खाना ही बनेगा और बाकी दिन यूपी वाला। समझे सब लोग? सच्ची सासू माँ, फिर तो मेरे बिहार का भोजपुरी खाना भी बनेगा, है ना? जरूर बनेगा, लेकिन सब कुछ तू अकेले ही बनाएगी, समझी मेरी कामचोर नताशा बहू? विमला की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराते हुए लाबोनी के बनाए खाने को खाते हैं। अब लाबोनी और नताशा मिलकर हफ्ते के 6 दिन नमकीन खाना बनाते और रविवार के दिन बंगाली बहू का मीठा खाना खाने का लुत्फ उठाते। ऐसे ही उनके दिन हंसी खुशी बीतने लगे।